चलिए, पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शंस के लेक्चर्स कवर करा रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शंस के इन लेक्चर्स में हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो वन पार्टी डोमिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में था, जिसका सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कोलिशन पॉलिटिक्स और वन पार्टी डोमिनेंस से किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो एक इंक्लिनेशन दी गई है टूवर्ड्स अ यूनिटरी सिस्टम, वो वन पार्टी डोमिनेंस से टोटली चेंज हो जाता है टूवर्ड्स द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। वहीं अगर कोलिशन पॉलिटिक्स हो सेंटर में, तो फिर वही इंक्लिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की टूवर्ड्स द यूनिटरी सिस्टम, वो उतना प्रभावित नहीं करती राज्यों की स्वायत्तता को। लेकिन जब सेंटर में वन पार्टी का डोमिनेंस हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजंस जो कि यूनिटरी सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं आपको, राज्य की स्वायत्तता को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हमने चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड किया। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें समझते हैं। पहले हमारा इलेक्शन कमीशन पे लेक्चर्स आए, फिर हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शंस के टॉपिक्स को पकड़ा है। अब इसकी सीरीज़ चल रही है, इसमें इलेक्शंस को समझते हैं। देखिए, जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को अपना कंसेंट एक्सप्रेस करने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिसके तहत वो ये तय कर पाएँ कि वो किन्हें नियम बनाने की अथॉरिटी देना चाहते हैं, लोग किन के द्वारा खुद को गवर्न होते देखना चाहते हैं, और वो जो गवर्नमेंट है उसमें लोग कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोग कैसे उस गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं को हम चुनाव के माध्यम से संपन्न करते हैं। चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक प्रबंध है। उसी के तहत आज हम चीज़ों को चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो सबसे पहला एस्पेक्ट है इलेक्टोरल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 से 329 तक पार्ट 15 के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम से जुड़े हुए आर्टिकल्स और प्रबंध बताए गए हैं। उसमें जब हम सबसे पहले आर्टिकल 324 की बात करते हैं तो वह बात करता है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे की हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको बहुत अच्छे से। आर्टिकल 324 ये कहता है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था स्थापित की गई है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सुपरिटेंड करे, डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे। जब वो इलेक्शन की प्रक्रिया को कंडक्ट करता है तो वो चुनाव को सुपरिटेंड करे, डायरेक्ट करे और कंट्रोल करे। इलेक्शन कमीशन जो कि एक संस्था है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी के तौर पर फ़िलहाल काम कर रहा है। इसके बारे में हर जानकारी हमने आपको इलेक्शन कमीशन की लेक्चर सीरीज़ में दे दी है। आर्टिकल 325 ये कहता है कि नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन, जब यहाँ पर भी कॉमा लगा हो और यहाँ पर भी कॉमा लगा हो तो उसके बीच के जो शब्द और लाइन है वो आपको समझाने के लिए बताए गए हैं कि आगे बात किसकी होने वाली है। तो इसे आप मुंह के अंदर भी पढ़ सकते हैं, मन में पढ़ सकते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं इस कॉमे के बीच की लाइन को पढ़े बिना भी इस सेंटेंस को कंप्लीट करता हूँ। नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो देखिए, मैंने ये नहीं पढ़ा फिर भी लाइन पूरी हो गई। तो फिर इसका रूल क्या है? इसका रूल ऐसा है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन or to claim to be included in special electoral roll on grounds of religion, race, caste और sex। तो वो क्या समझाना चाह रहा है? देखिए, हमारी कंट्री में आज की डेट में कोई सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं है। आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में हुआ करता था, उस समय में 1909 का उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक रिफॉर्म लाया गया था। उस समय में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेल्फ गवर्नमेंट की स्कीम, जो भारतीयों को अधिकार दिए जाते थे कि भारतीय स्वयं को गवर्न करें, वो किसी एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये प्रक्रिया नहीं दी जाती थी। किश्तवार तरीके से समय समय पर इंस्टॉलमेंट्स में रिफॉर्म्स लाए जाते थे 1 बाय 1, और उन्हीं रिफॉर्म्स के तहत एक रिफॉर्म लाया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। उस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया गया था, यानी कि जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसमें मुस्लिम कैंडिडेट को वोट सिर्फ मुस्लिम्स ही डाल सकते हैं, दूसरे वोटर वोट नहीं डाल सकते, गैर मुस्लिम वोटर वोट नहीं डाल सकते हैं एक मुस्लिम को।
तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम उस समय में दिया गया था, यानी कि जनरल इलेक्टोरेट से अलग एक इलेक्टोरेट, दैट इज़ अ सेपरेट इलेक्टोरेट, दैट इज़ अ मुस्लिम इलेक्टोरेट। तो यहाँ पर ये जो इलेक्टोरेट है ये कम्युनल सेंटिमेंट्स पर बेस्ड था, रिलीजन पर बेस्ड था, दैट इज़ मुस्लिम्स को दिया गया था, इस्लाम पर बेस्ड था। ये सिस्टम में ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन आज़ादी के बाद ये तय किया गया संविधान में कि जनरल इलेक्टोरेट होगा, किसी भी कैंडिडेट को, हर किसी वोटर को वोट डालने का अधिकार होगा। तो किसी विशेष धर्म से कोई कैंडिडेट हो ऐसी कोई प्रबंध नहीं किए जाएंगे, और किसी कैंडिडेट को विशेष धर्म के लोग वोट डाल सकें ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। इस तरह की कोई भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखे जाएंगे। इसलिए यह प्रावधान आर्टिकल 325 के तहत रखा गया कि ना तो आपको इलेक्टोरल रोल में, यानी कि वो जो पर्ची वाला रोल होता है, जो पर्चियाँ बनती हैं कि आपकी वोटिंग की पर्ची बनी है, उसे इलेक्टोरल रोल कहते हैं। सबका नाम लिखा जाता है कि भाई कौन कौन एलिजिबल वोटर है, दैट इज़ द इलेक्टोरल रोल। तो ना तो किसी को इलेक्टोरल रोल में इस बात पर स्पेशल जगह दी जाएगी कि वो किसी रिलीजन, रेस, कास्ट या किसी सेक्स से बिलोंग करता है, और ना ही किसी को इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड होने से रोका जाएगा इस बिना पर कि वो किसी रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स से बिलोंग करता है। यानी कि ना तो आप इनका हवाला दे करके किसी खास इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, और ना ही इनका हवाला दे करके आपको किसी इलेक्टोरल रोल में दर्ज होने से रोका जा सकता है। तो ना तो ये आपके इंक्लूजन में रोल प्ले करेंगे, और ना ही ये आपके नॉन इंक्लूजन में रोल प्ले करेंगे। लेकिन यहाँ पर शब्द ओनली आता है, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। अदर ग्राउंड्स पे ऐसा हो सकता है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड होने से रोक दिया जाए, कि नहीं इंक्लूड किया जाए, नॉन इंक्लूजन का कंसेप्ट फॉलो हो सकता है। वो अदर ग्राउंड्स ऐसे हैं कि जब हम राज्यों में विधान परिषद के, अपर हाउस के, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो चुनाव हैं उनकी बात अगर हम करें तो वहाँ पर आप एक कंडीशन ये भी है कि वहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, यानी कि जो वोटर्स का कॉलेज बनता है, उसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ऐसा भी एक कंडीशन रहता है। तो अलग अलग सेगमेंट से वोटर उठाए जाते हैं, उसमें अब जो नॉन ग्रेजुएट्स हैं वो आकर के नहीं कह सकते कि हमारा नाम इंक्लूड करिए। लेकिन यहाँ पर मेरिट अलग चीज़ है, यहाँ पर रिलीजन को, रेस या कास्ट या सेक्स को तरजीह नहीं दी गई है। अदर ग्राउंड्स पर ऐसा हो सकता है कि आपका नाम किसी इलेक्टोरल रोल में दर्ज किया जाए या ना किया जाए, बट इसलिए यहाँ पर शब्द ओनली इस्तेमाल किया गया है। No person to be ineligible for inclusion in or to claim to be included in special electoral roll only on grounds of religion, race, caste और sex। आई बात समझ में? तो आर्टिकल 325 इस चीज़ की बात करता है कि जब हम पार्लियामेंट की इलेक्शंस की बात करते हैं, जिसमें कि हम लोकसभाओं के चुनाव की मुख्यतः बात कर रहे हैं, और जब हम स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें कि विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, इसमें जब भी आप बात करेंगे तो इन मुद्दों के आधार पर आप ना तो किसी इलेक्टोरल रोल में खुद को इंक्लूड करा सकते हैं, ना ही आपका नॉन इंक्लूजन होगा इनका हवाला दे करके। तो कोई स्पेशल इलेक्टोरल रोल नहीं है, रिलीजन बेस्ड या रेस बेस्ड या कास्ट बेस्ड या सेक्स बेस्ड। एक जनरल इलेक्टोरल रोल है, एक जनरल इलेक्टोरल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम है देश में, दैट्स इट। उसके तहत रिजर्व्ड सीट्स हैं, वो एक अलग बात है कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व सीट्स हैं, इन दोनों कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। वहाँ पर भी वोटर सभी होते हैं, आप सभी वोट डालते हैं। उस सीट से शेड्यूल कास्ट लड़ेंगे चुनाव, या किसी सीट से शेड्यूल ट्राइब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि शेड्यूल कास्ट को सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही वोट डालेंगे या शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब्स ही वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है। पंचायती चुनाव में और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे वुमेन के लिए सीट रिजर्व है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें सिर्फ वुमेन ही वोट डालेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जनरल इलेक्टोरल रोल सिस्टम है हमारे देश में। देश को इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है, सभी सिटीजन्स को इक्वल माना गया है, और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है कि जैसे 1909 के उस सेपरेट इलेक्टोरल रिफॉर्म सिस्टम ने 2 स्टेट सिस्टम की नींव रखी, यानी कि भारत और पाकिस्तान जैसे सिस्टम की नींव रखी, पाकिस्तान का जन्म हुआ, वैसा सिस्टम भारत में नहीं होना चाहिए। भारत में बहुत बड़े स्तर पर डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी को यदि चेरिश करना है तो इंडिया यूनाइटेड होना चाहिए। इसलिए ऐसे सिस्टम्स को निगेट किया गया है, और आर्टिकल 325 इसका आधार है। इसके अलावा आर्टिकल 326 आता है जो कि आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देता है, यानी कि इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड विधानसभा टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ये भी बड़ी चीज़ है। अगर आप 18 बरस से कम नहीं हैं तो आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। पहले ये उम्र 21 बरस हुआ करती थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988
जो कि प्रभावी हुआ 1989 में। 28 मार्च 1989 को ये प्रभावी हुआ था, फोर्स में आया था। उसके तहत आपकी वोटिंग की एज घटा करके 21 बरस से 18 बरस कर दी है। अगर आप 18 बरस से कम नहीं हैं तो सभी को वोट का अधिकार है। आप इनएलिजिबल नहीं हैं। आप इनएलिजिबल तभी हैं अगर किसी न किसी पार्लियामेंट के लॉ या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के तहत आपको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया है एज अ वोटर, या तो आप किसी क्राइम प्रक्रिया में, किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में, या फिर आप नॉन रेजिडेंट हैं, इंडिया के नहीं हैं, सिटीजन नहीं हैं यहाँ के। इस तरह की कोई भी चीज़ जाहिर होती है कि आपके पास भाई नागरिकता नहीं है, या आपने कोई करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, या आपने कोई फ्रॉड किए हैं, या आप अनसाउंड माइंड के हैं, इस तरह की किसी भी तरह की चीज़ें आपके सामने निकल करके आती हैं तो उन ग्राउंड्स पर तो आपको इनएलिजिबल ठहराया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाइड हैं, आप वोटर के तौर पर नहीं आ सकते। अदरवाइज़ आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सफरेज जो है ये एडल्ट है और ये यूनिवर्सल है। किसी तरह से रेस, कास्ट, सेक्स, रीजन इनके बेसिस पर आप पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगता है। आप सभी वोट डाल सकते हैं। कोई संपत्ति का, कोई टैक्स भरने का, कोई शिक्षा का प्रतिबंध आप पर नहीं है कि ये एलिजिबिलिटीज़ हैं तो आप वोट डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट इज़ एडल्ट सफरेज जो आपको आर्टिकल 326 के तहत प्रदान किया गया है। ये एक तरह से सभी को पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किया गया है कि पॉलिटिकली सभी इक्वल हैं। आप वोट डाल भी सकते हैं, आप वोट ले भी सकते हैं। यू कैन इलेक्ट यू कैन बी इलेक्टेड। तो दैट इज़ द सिस्टम। आई बात समझ में? तो ये आर्टिकल 326 इसकी बात करता है। ये बहुत बड़ा अधिकार है जो भारत ने आज़ादी के बाद अपने पहले ही आम चुनाव में 1951-52 के जनरल इलेक्शन में सभी नागरिकों को दिए थे। ये बड़ी चीज़ है। ये नागरिकों का अधिकार होता है जो देश के नागरिक होते हैं, तो ये सभी को दिया गया था, जो कि बड़े बड़े मुल्कों में भी एक बार में नहीं किया जा पाया था। कहीं पर औरतों को अधिकार बाद में जा कर के मिले वोटिंग के, और कहीं पर जो नॉन वाइट पीपल थे उनको भी बाद में जा कर के मिले, लेकिन भारत में सभी को ये अधिकार एक साथ प्राप्त हुआ 1951-52 के जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा में, और जिसके तहत भारत ने एक पॉलिटिकल जस्टिस की नींव रखी। ये बड़ी चीज़ है। इसके बाद बात आ जाती है आर्टिकल 327 और 328 की। महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। देखिए आर्टिकल 327 ये कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर्स। जब मैं यहाँ पर बात लेजिस्लेचर्स की कर रहा हूँ तो आप पढ़ते हुए कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। आप समझेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। लेजिस्लेचर्स शब्द है, उसके आगे स्टेट या यूनियन कुछ भी नहीं लिखा है। तो लेजिस्लेचर्स, ये यूनियन लेजिस्लेचर भी है, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी है, यानी कि पार्लियामेंट की भी बात हो रही है और स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शब्द लेजिस्लेचर्स लिखा है। यानी कि लिखा ये गया है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। यानी कि आर्टिकल 327 ये कहता है कि ये शक्तियाँ संसद के पास हैं, पार्लियामेंट के पास है कि चुनाव से जुड़े हुए किसी भी मामले पर वो कानून बना सकती है। इन एनी मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट और इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स, दोनों ही मामलों में जो चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए किसी भी मामले में संसद कानून बना सकती है। ऐसी ऑथराइजेशन उसे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है आर्टिकल 327 के तहत। और इसके तहत इलेक्टोरल रोल की प्रेपरेशन को लेकर के, या डीलिमिटेशन ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर के, या किसी भी मामले को लेकर के संसद कानून बना सकती है। इलेक्शन से जुड़े हुए ऑफेंसेस, इलेक्शन से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन कमीशन के पास जा कर के अपने आप को रजिस्टर कराना, इसके अलावा इलेक्शंस कंडक्ट होना, ये सारी चीज़ें, इलेक्टोरल रोल की प्रेपरेशन, किसी भी मामले से जुड़े हुए कानून संसद बना सकती है। संसद और राज्यों की जो विधायिका हैं उनके चुनाव को लेकर के, और जिसके तहत संसद ने 2 कानून बनाए भी हैं। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। जहाँ पर एक तरफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 इन चीज़ों की बात करता है, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन ऑफ द वोटर्स की, वोटर की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 18 बरस से कम ना हो, वो भारत का नागरिक हो, ये कुछ क्वालिफ़िकेशन है एक वोटर की। तो क्वालिफ़िकेशन ऑफ द वोटर्स, इलेक्टोरल रोल, इलेक्शन का वो जो पर्चा बनता है, डीलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का डीलिमिटेशन होता है, एलोकेशन ऑफ द सीट्स, जो राज्यों को सीट्स एलोकेट होती हैं लोकसभा के चुनाव के लिए और विधानसभा के चुनाव में जो सीट्स हैं उनकी, ये सारी प्रक्रिया क्वालिफ़िकेशन ऑफ द वोटर, इलेक्टोरल रोल्स, डीलिमिटेशन और एलोकेशन ऑफ द सीट्स, ये सब कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में कवर होता है। इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, जिसमें एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, चुनाव के होने की प्रक्रिया,
एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो कि चुनाव कंडक्ट कराएगी वो द पोल यानी कि जो पोल है, जो चुनाव पोलिंग स्टेशंस हैं, इलेक्शन ऑफेंसेस यानी कि जितने भी इलेक्शन से जुड़े ऑफेंसेस, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, बाय इलेक्शंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सारे मामले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर कवर होते हैं। तो ये दो कानून उस समय में संसद के द्वारा बनाए गए थे। डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो गठित किया जाता है और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट के सामने भी और स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने भी, लेकिन उनको उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने का अधिकार नहीं है। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 से शुरुआत हुई है, उसके तहत डीलिमिटेशन कमीशंस आते हैं और डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार करके ऑर्डर दिया जाता है वो ऑर्डर किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो फाइनल होता है। संसद में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में से प्रेजेंट तो किया जाता है, वो चर्चा के योग तो है, लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते आप पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में। दैट इज़ द कंसेप्ट। तो डीलिमिटेशन कमीशन का काम यही है कि वो समय समय पर उसे बनाया जाता है, 52, 62 इस तरह से वो बनाया गया, उस पर हमारा डिटेल में लेक्चर है। डीलिमिटेशन कमीशन द्वारा रीएडजस्टमेंट किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जाती है या घटती चली जाती है, तो उसके आधार पर जनगणना के आधार पर ये देखना होता है कि रीएडजस्टमेंट किया जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का, जहाँ से कैंडिडेट को चुन करके संसद में या विधायिकाओं में आना है। तो इस तरह से रीएडजस्टमेंट किया जाता है। शेप जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, उनकी शेप, उनका स्कोप ये निर्धारित किया जाता है। एलोकेशन ऑफ द सीट्स टू द स्टेट और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ और अल्टीमेटली रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट। तो रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, एलोकेशन ऑफ द सीट्स टू द स्टेट्स एंड द रीएडजस्टमेंट ऑफ द साइज, शेप, एवरीथिंग एंड स्कोप ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, ये सब कुछ काम है डीलिमिटेशन कमीशन के। तो उसके विषय मैंने बता दिया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1952, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952। तो ये सब संसद ने उस समय में बनाए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं समझाना चाहता हूँ। डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर नॉन चैलेंजेबल होते हैं कोर्ट में, आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में प्रेजेंट हो सकता है लेकिन मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 328 जो पावर पार्लियामेंट को देता है 327 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन, वही पावर 328 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी मिलती है। क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स को चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया के मामले में कानून बनाने के अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। आर्टिकल 328 ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स को स्टेट के जो लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हैं उनसे जुड़े मामलों में कानून बनाने की पूरी ताकत है, जैसे कि पार्लियामेंट को कानून बनाने की ताकत है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के कॉन्टेक्स्ट में कानून बनाने की चुनाव के मामले में वही स्वायत्तता, वही अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी मिले हुए हैं स्टेट की लेजिस्लेचर्स से चुनाव से जुड़े हुए चुनाव के मामले में। संसद से जुड़े हुए चुनाव के मामले में तो स्टेट लेजिस्लेचर्स कानून बना ही नहीं सकती। जो उस स्टेट की लेजिस्लेचर है उससे जुड़े हुए कानून, उससे जुड़े हुए चुनाव के मामले में कानून बना सकते हैं। ये अधिकार 328 के तहत है और चुनाव से जुड़ी हुई किसी भी प्रक्रिया के मामले में आप कानून बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये लगाई गई है कि आप सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे, उन मुद्दों पे कानून बनाएंगे जिन मुद्दों पे संसद के द्वारा बनाए हुए कानून अवेलेबल नहीं है। अगर उस मुद्दे पर संसद ने कानून बनाया हुआ है, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन से जुड़ा हुआ या स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन से जुड़ा हुआ, तो फिर आप उस मुद्दे पे कानून बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब आर्टिकल 328 के तहत जो स्टेट लेजिस्लेचर्स को कानून बनाने की शक्ति दी गई है चुनाव से जुड़े हुए मामलों में, उस स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव के मामलों में वो ओवरराइडिंग पावर नहीं है, सप्लीमेंट्री पावर है। यानी कि अगर किसी विषय पर संसद के द्वारा कानून नहीं बना है राज्यों के चुनाव को लेकर के, तो फिर आप कानून बना सकते हैं, यानी कि राज्य बना सकता है आर्टिकल 328 के तहत, अनुच्छेद 328 के तहत। तो आप सप्लीमेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट के लॉज को। लेकिन अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ ऑलरेडी लॉ को एग्जिस्टेंस में है तो आप अपना एक कानून बना करके उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, सुपीरियर पावर उसके पास है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि विधानसभाओं को कानून बनाने के अधिकार हैं। अगर पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी है कि वो कानून बना सकता है केंद्र और राज्यों के मामले में, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ प्रक्रियाओं के मामले में कानून ही नहीं बना रहा है पार्लियामेंट और ऐसे में
चुनाव जो हैं वो प्रॉपरली नहीं कंडक्ट कराए जा पा रहे हैं राज्यों के स्तर पर, तो फिर राज्यों को कोई अधिकार ही नहीं है कानून बनाने का। अगर उन्हें लगता है कि किन्हीं मुद्दों पर संसद चूक रही है कानून बनाने से, तो फिर राज्य जो है वो कानून बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई लॉ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर संसद ने फिर कानून बना दिया तो आप ओवरराइड नहीं कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार कानून बना करके राज्यों की लेजिस्लेचर के इलेक्शंस से मामले में। देखिए, मुद्दा यही है यहाँ पर कि यूनिटी बनाए रखना है कंट्री की, इंटीग्रिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ने जहाँ जहाँ पर यूनिटी और इंटीग्रिटी फ्रेजाइल नज़र आती हैं, जहाँ जहाँ पर यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को एक थ्रेट हो सकता है, बस वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी सुपीरियरिटी दी है, जस्ट इस पर्पज़ के लिए कि कंट्री एक रहे। तो अखंडता हर मामले में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक प्रायोरिटी रही है कि यूनिटी इंटीग्रिटी जहाँ पर थ्रेटेंड हो वहाँ पर सिर्फ उन मुद्दों पर केंद्र को थोड़ा सा शक्तिशाली बना दिया गया है। यही बात है। अगर आप अपने राज्यों की जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो चुनाव की प्रक्रियाओं को लेकर के अपने ही कानून बना करके उनमें फेरबदल कर दें, तो फिर उसके तहत चीज़ें आने वाले समय में नुकसानदायक हो सकती हैं। राज्य एक अलग दिशा में जा सकता है और ये एक तरह से सेसेशन का अधिकार भी आधार बन सकता है कि राज्य भारत से अलग होने के प्रयास भी कर सकता है। भारत से जुड़े रखने के लिए एक जैसी चुनाव व्यवस्था पूरे देश भर में हो, उसके लिए इलेक्शन कमीशन भी एक ही है जो केंद्र राज्य के चुनाव कराता है, और प्रक्रियाएं भी बनाने में पार्लियामेंट को आर्टिकल 327 के तहत सुपीरियरिटी दी गई है। हाँ, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो है वो मैंने आपको बताया था स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायतों के, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो भी आर्टिकल्स के तहत आता है, और उसको भी राज्यों के उसे भी लोकल बॉडीज़ के लेवल पर जो उसने पंचायती या म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन कराने हैं उसको भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट कराने वाले इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके बाद बात आ जाती है आर्टिकल 329 की, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ये आर्टिकल को बहुत ही सीमित ढंग से बच्चे पढ़ लेते हैं, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लिखा गया है कि भाई इलेक्टोरल मैटर में कोर्ट्स को इंटरफेयर करने से बार किया गया है, रोका गया है, निषेध किया गया है उनका। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मैटर है जिसमें ऑफेंसेस भी हैं, जिसमें डिस्प्यूट्स भी अराइज हो रहे हैं, तो ऐसे में फिर अगर कोर्ट्स इंटरवीन ही नहीं करेंगे तो उन ऑफेंसेस को कौन सुनेगा, और वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, डिसीजंस कैसे दिए जाएंगे। और जो जुडिशरी है जिसको ये मैंडेट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो इस बात को इंश्योर करेगा कि जो कंट्री लेवल पर लॉ मेकिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मशीनरीज़ हैं, वो उन सिद्धांतों के तहत और संविधान की उन मर्यादाओं के तहत, उन प्रावधानों के तहत ही काम करें जिनको एक तरह से विजुअलाइज़ किया गया है फाउंडिंग फादर्स के द्वारा कि ये देश को उस दिशा में ले जा सकते हैं जो कि भारत की परंपरा, भारत के विकास के मार्ग और भारत की उस विविधता को पोषित कर सके, विकसित बना सके, भारत को एक अग्रणी पंक्ति में ला करके खड़ा कर सके। ऐसा करने के लिए जुडिशरी के पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें देखना होता है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादाओं के मुताबिक बना है कि नहीं, विधि सम्मत तरीके से बना है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को वो जांचता है। संस्थाएं कानून के मुताबिक काम कर रही हैं कि नहीं, संविधान की जो मान्यता है उसके मुताबिक काम कर रही है कि नहीं, उसे देखना होता है। विधियों का पालन हो रहा है कि नहीं, उसे देखना होता है। तो आप कोर्ट को तो बार कर ही नहीं सकते। तो इस आर्टिकल का मीनिंग क्या है उसको समझिए। इस आर्टिकल का मीनिंग इतना ही है, आर्टिकल 329 यही समझाना चाहता है कि देखिए, दुनिया भर में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं उसमें चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब पार्लियामेंट का या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का 5 बरस का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो लोगों की जो नई विल है, लोगों का जो नया एक्सप्रेशन है, जो नया कंसेंट है, उसे टाइम बाउंड मैनर में जांचा जाए और प्राप्त किया जाए, असरटेन किया जाए, और उसके मुताबिक नई पार्टी या नए लोग जो हैं उस पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में आकर के बैठें और देश के लिए कानून बनाएं। यदि ये निरंतर होता रहेगा 5-5 बरस पर, इसमें किसी तरह के डिले नहीं होंगे, ये प्रोसेस डीरेल नहीं होगा, और लोगों की जो विल है एवरी 5 ईयर फ्री एंड फेयर मैनर में एक्सप्रेस होती रहेगी, तो ही लोकतंत्र बना रह सकता है। अगर इन संस्थाओं को ही कोई सैबोटेज कर ले या इनमें कोई हनन करना शुरू कर दे, इनको एनक्रोच कर लिया जाए, तो फिर डेमोक्रेसी एक पॉइंट पर जाकर के ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए ये हमेशा से जिन मुल्कों में भी इलेक्शन के माध्यम से पॉपुलर गवर्नमेंट्स चुन करके आती हैं उनमें ये प्रावधान रखे जाते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना किया जाए। अनड्यू लिटिगेशंस के माध्यम से बार बार कोर्ट में जा कर के चुनाव से जुड़े हुए मामलों में
अपनी लिटिगेशंस लगा करके चुनाव की प्रक्रिया को रद्द कराना या रोक देना या स्टे लगा देना, धीरे कर देना, ये ठीक नहीं है। फिर जो हो सकता है पहले के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो अब लेजिटिमेट ही नहीं है, वहाँ बैठने के समय पूरा हो चुका है। वो अनड्यू लिटिगेशंस करा करा करके चुनाव की प्रक्रिया को डिरेल कराते रहे, चुनाव बार बार रद्द होते रहे, 2 महीने 4 महीने 6 महीना साल 2 साल, और वो लोग सत्ता में बैठे ही रहें। ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। तो इसके लिए ये प्रावधान रखा गया है कि एक वर्ड है इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी होता है कि इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए चुनाव होंगे, उस दिन से लेकर के जिस दिन फाइनली रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है और जो कैंडिडेट्स हैं वो डिक्लेयर हो जाते हैं एज अ विनर, शुरू से लेकर के अंत तक ये सारी प्रोसेस नोटिफिकेशन इशू होने से रिज़ल्ट अनाउंस होने तक, यानी कि जब कैंडिडेट इलेक्टेड डिक्लेयर होते हैं, इस सारे प्रोसेस को इलेक्शन प्रोसेस कहा गया है। तो बस इतना ही किया गया है आर्टिकल 329 के तहत कि इस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान किसी तरह के इलेक्शन डिस्प्यूट, इलेक्शन के ऑफेंसेस के मामले में जुडिशरी इंटरवीन ना करें। इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया है कि जब इलेक्शन प्रोसेस समाप्त हो जाए तब जुडिशरी उसमें आकर के इंटरवीन करे और इस मामले को सुने। तो पहली चीज़ ये है कि चलते हुए चुनाव के बीच में इन तरह के इलेक्शन से जुड़े हुए ऑफेंसेस और इलेक्शन से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स के मामलों को कोर्ट ना ले, इंटरफेरेंस ना करे चुनाव की प्रक्रिया में, चुनाव संपन्न हो लेने दिए जाएं और उसके बाद जब चुनाव एक बार कम्प्लीटली संपन्न हो जाए, इलेक्शन प्रोसेस एंड हो जाए, उसके बाद जा कर के इन मामलों की सुनवाई करे और फिर जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उसके तहत अगर दोबारा चुनाव कराने हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या जो भी नतीजा आता है फिर वो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड किया जाएगा। कोई समस्या की बात नहीं। ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे एक केस है दक्षिण भारत का, वहाँ पर एक कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, राज्य के चुनाव थे, वो विधानसभा के चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ करके जीत करके आ गया, साल भर बीत गया, एमएलए बना हुआ है, साल भर बीत गया। तो फिर ऑपोजिशन पार्टी ने से किसी ने इलेक्शन पिटीशन लगा दी कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। उसमें ये बताया कि भाई इसका तो जो स्टेट, वो पर्टिकुलर स्टेट जिस स्टेट से वो चुना है, वहाँ पर जो इलेक्टोरल रोल बनता है इस राज्य का, उस इलेक्टोरल रोल में इसमें एज अ वोटर तो ये दर्ज ही नहीं है, तो ये तो एज अ वोटर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर ये चुनाव लड़ने के लिए तो एलिजिबल ही नहीं था, क्योंकि एलिजिबिलिटी कंडीशन एक ये भी है कि आप एक वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो फिर ये चुनाव कैसे लड़ गया? और कोर्ट ने पाया कि बात सही है, ये वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं थे, तो फिर उसका इलेक्शन जो है नल कर दिया गया, वो वैलिड नहीं है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उसको सीट खाली करनी पड़ी और फिर उस सीट पर बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए गए साल बाद। तो ये होता है। अब इलेक्शन के प्रोसेस के बाद आइए, तो एक प्रावधान इसका ये है कि इलेक्शन प्रोसेस के बाद वो डिस्प्यूट सुने जाएंगे। दूसरा प्रोसेस इसमें बार बार ये शब्द आता है कि पार्लियामेंट के द्वारा ये प्रावधान रखा गया है कि इलेक्शन से जुड़े हुए किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स जो हैं वो उसी अथॉरिटी के द्वारा सुने जाएंगे और उसी मैनर में सुने जाएंगे जो अथॉरिटी और जो मैनर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए स्टैट्यूट यानी कि लॉ के तहत, कानून के तहत बताया गया है। और उससे डील कौन कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो अब होता ये है कि जो चुनाव से जुड़े हुए मामले हैं वो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही सुने जा सकते हैं, केवल ओनली विद द इन द एम्बिट ऑफ द इलेक्शन पिटीशन। ये शब्द को हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन पिटीशन से ही सुने जा सकते हैं। देखिए, जुडिशरी के पास अलग अलग मामले जब पहुँचे तो उनकी जजमेंट्स के वाया ये निकल करके आता है, तर्क ये निकलता है कि जो इलेक्शन से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट्स से जुड़े हुए डिटेल्ड प्रोविज़न एक स्टैट्यूट में गिवन है, एक लॉ में गिवन है, एक एक्ट में गिवन है, कानून में गिवन है, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो जब उसमें पूरे सिलसिलेवार ढंग से हर एक तरह के ऑफेंस, हर एक तरह के डिस्प्यूट के लिए एक डिटेल्ड प्रोसीजर गिवन है, तो फिर क्योंकि आपका डिस्प्यूट चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए किसी मामले से है और उस प्रक्रिया से जुड़े हुए मामलों से जुड़े डिस्प्यूट को लेकर के सारा डिटेल्ड प्रोविज़न पॉइंट बाय पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में गिवन है, तो फिर जुडिशरी को भी वो मैटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के दायरे में ही रह करके सुनना है। यानी कि वो चुनाव से जुड़े मामले से जुड़ा डिस्प्यूट है, अदरवाइज़ किसी दूसरे मामले से जुड़ा डिस्प्यूट नहीं है। और हर मामले को सिलसिलेवार ढंग से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में दर्शाया गया है और जुडिशरी को फिर जिस तरह से उसमें जो दर्शाया गया है उसी प्रक्रिया के तहत चलते हुए उस मामले का निपटारा करना है। तो इसे ही इलेक्शन पिटीशन कहा जाता है। इलेक्शन पिटीशन का मतलब ये है कि जब वो मैटर जुडिशरी के सामने जाएगा तो वो मैटर फाइल भी उन्हीं ग्राउंड्स पर होगा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में गिवन है
और वो मैटर्स जुडिशरी ट्राई भी उन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर करेगी जो मैंडेट वो स्टैट्यूट देता है, यानी कि 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट देता है। यानी कि जुडिशरी यहाँ पर किसी भी तरह से अपनी शक्तियों को बढ़ाएगी नहीं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को लगा करके या प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ, तो ये कॉमन लॉ के तहत नहीं आता। यहाँ पर कोई और प्रिंसिपल्स यूटिलाइज नहीं होंगे। जुडिशरी खुद अपने अलग अलग जजमेंट्स में ये कह चुकी है कि ये जो इलेक्शन डिस्प्यूट है, इसके मामले में जो सुनवाई है ये एक स्टैट्यूट के तहत आती है पर्टिकुलर, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है किसी भी कैंडिडेट का, ये स्टैट्यूटरी, किसी भी पिटिशनर का ये स्टैट्यूटरी राइट है। यानी कि ये उसका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट। और जब वो एक स्टैट्यूटरी राइट है तो वो जिस स्टैट्यूट के तहत कवर होता है, जुडिशरी उसी स्टैट्यूट की दी हुई नियमावली के मुताबिक चलेगी फिर, और उस मामले को सुन करके अपना जजमेंट देगी। इसे इलेक्शन पिटीशन का नाम दिया गया है। यानी कि जुडिशरी यहाँ पर अपनी शक्तियों और जजमेंट को उस लेवल पर एक्सपेंड नहीं कर सकती कि वो कई तरह के और प्रिंसिपल्स और तरह के जुरिस्प्रूडेंस फॉलो कर ले, नहीं, यहाँ पर वो उसे एक क्लियर कट लाइन पे चलना है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में एक्सप्लेन है। दैट्स वाई इसे इलेक्शन पिटीशन कहा जाता है। तो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही केस लग सकता है। 1966 तक ये होता था कि ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया जाता था कि वो ट्राइब्यूनल बना करके ऐसे मामले सुने, तो इलेक्शन कमीशन खुद ही ये मामले सुना करते थे। 1966 तक एक ट्राइब्यूनल बनाया जाता था, सिंगल जज ट्राइब्यूनल हुआ करता था और डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का पर्सन उसका जज हुआ करता था। लेकिन 1966 में ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया गया और आज की डेट में हाई कोर्ट एक्सक्लूसिव कोर्ट है जो कि इलेक्शन पिटीशन से डील करता है। यानी कि आपको सीधा हाई कोर्ट जाना होता है, इलेक्शन पिटीशन से हाई कोर्ट डील करता है। आप इसके बाद अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक एपेलेट कोर्ट है इलेक्शन पिटीशन के केस में। यानी कि अगर आपको हाई कोर्ट के जजमेंट से कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है तो अपील के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है इस मामले में, उसके बाहर कहीं और अपील नहीं है। ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। बहुत से मामलों में हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ अपील होता है क्योंकि आप निचली अदालतों से फिर हाई कोर्ट में अपील के माध्यम से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैटर ओरिजिन ही हाई कोर्ट में हो रहा है और हाई कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है इलेक्शन पिटीशन लेने की। यानी कि पहले स्टेप में ही आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। याद रखें, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स के मामलों में आपको हाई कोर्ट जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मामले में अगर कोई इलेक्शन पिटीशन लगनी है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाती है। मैं यहाँ पर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव राइट है इलेक्शन पिटीशन को एंटरटेन करने का, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये कोई रिट पिटीशन नहीं है आर्टिकल 32 के तहत। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपील कोर्ट का काम कर रहा है, तो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है, आप अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये प्रावधान है। तो वो जो प्रावधान ट्राइब्यूनल्स के पास होता था जिसने कि हाई कोर्ट के अधिकारों को ख़त्म कर रखा था 1966 तक, आप शुरुआत में ट्राइब्यूनल के पास जाते थे, वो ख़त्म कर दिए गए, हाई कोर्ट के अधिकार उसको सुनिश्चित किए गए हैं। हालांकि मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत ही बता दूं, और इसके अलावा आर्टिकल 323 के तहत भी ये प्रावधान रखा गया है। आर्टिकल 323 के तहत तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आते हैं, मैंने आपको ट्राइब्यूनल्स डेट में जुडिशरी के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ाए हैं। आर्टिकल 323 के तहत ये कहा गया है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स सर्टेन अदर मैटर्स पर भी ट्राइब्यूनल बनाई सकती है। तो उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन से जुड़े हुए मामलों में आप ट्राइब्यूनल बना सकते हैं, और वो ट्राइब्यूनल को ये अधिकार है कि वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को एक्सक्लूड कर देगा, ख़त्म कर देगा, फिर ट्राइब्यूनल ही वो मामलों को सुनेगा। लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 137 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन का जुरिसडिक्शन ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो प्रावधान नहीं अभी तक यूटिलाइज़ हुआ है। सिंपली हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं, एक्सक्लूसिव इलेक्शन पिटीशन जुरिसडिक्शन उसके पास है। तो ये सारी प्रक्रिया है। तो कोर्ट को बार नहीं किया गया इंटरफेरेंस से, यहाँ पर बार यही है कि इलेक्शन के दौरान आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसे पोस्टपोन किया गया इलेक्शन प्रोसेस के बाद। और दूसरी तरफ ये हाई कोर्ट के द्वारा मामला सुना जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुनने की जो सीमाएं हैं वो ये हैं, ये इलेक्शन पिटीशन में ही ये दर्ज होगा, इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही सुना जाएगा ताकि त्वरित गति से फैसले आ सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ इक्वलिटी फॉलो किया जाए कि भाई वो पर्सन ये कहे कि भाई अब मेरा 1 साल मैं चुनाव उस समय में नहीं लड़ पाया, अगर आप मेरी सुनवाई कर लेते, मुझे सुन लेते, तो फिर मैं
पाया जाता कि मैं उस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास गया था, मेरा रजिस्ट्रेशन जेन्युइन था। जैसे बहुत बार ये होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास आप जाते हैं अपना नॉमिनेशन पेपर लेकर के, वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो आप उसी समय जा कर के कोर्ट में जा कर के ये चाहते हैं कि फटाफट कोर्ट उस डिसीजन को रिवोक कर दे, उस रिटर्निंग ऑफिसर के डिसीजन को रोक दे, ख़त्म करके उसका डिसीजन पलट दे और आपका नॉमिनेशन पेपर फाइल हो जाए और आप चुनाव लड़ पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोर्ट इन्हें एंटरटेन नहीं करता। तो कई बार ही क्या होता है कि जो लोग हैं वो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से नहीं, आर्टिकल 226 के तहत जुडिशरी को अप्रोच करते हैं हाई कोर्ट। क्योंकि आर्टिकल 226 क्या है, देखिए आर्टिकल 32 के तहत तो ये है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 226 के तहत रिट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वाइड है, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट्स के अलावा लीगल राइट्स के मामले में भी हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो बहुत से लोग आर्टिकल 226 का हवाला दे करके, अपने लीगल राइट का हवाला दे करके पहुंच जाते हैं कि वो कहते हैं कि एक स्टैट्यूट के तहत ही तही हमें स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है, तो हम आपके पास आए हैं, हमारा केस सुनिए। और वो रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारे नॉमिनेशन पेपर दर्ज नहीं किए हैं, उनमें त्रुटियां निकाल दी जो कि गलत हैं, वो वाजिब त्रुटियां नहीं निकाली, और हम एलिजिबल होने चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, हम नहीं लड़ पा रहे हैं, हमें बाकियों के बराबर समान अवसर नहीं मिल